आइए देखें जरा इसका पार्ट। सबसे पहले हम लोग जो है एनसीईआरटी की थ्योरी उससे शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से पीछे जूनियर्स और आवाज। अब देयर इज अ क्वेश्चन कि यू प्रेजेंट इन द लास्ट यस्टरडे। कर रहा हूँ। कंपनी के फॉर्मेशन की चार स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेज, ये मालूम होना चाहिए सबको। बताओ तो जरा। सबसे पहले प्रमोशन स्टेज होती है, मतलब आइडिया कंसीव होता है। प्रमोटर जो होते हैं आइडिया लेके आते हैं, पहले प्रमोशन स्टेज होती है। प्रमोशन के बाद होती है स्टेज इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का, रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ। और कंपनी को मिलता है CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है, CIN। ठीक। तीसरी स्टेज होती है सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये क्या बोल रहा है? अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर मैं बोलूँ तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, और तीसरी स्टेज क्या होती है? कंपनी होती है। तीसरी स्टेज है, मतलब बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन की तीसरी स्टेज है। और ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सी स्टेज है? ये भी तीसरी चैप्टर है, तीसरा स्टेज है। कैसे? सबसे पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर सब्सक्रिप्शन स्टेज। मतलब पैसा लेने वाली बात है। तुम पढ़ लो अगर तुमने कल पढ़ा हुआ है तो। दो दो बार करने से क्या फायदा? रामधुन थोड़ी रोज सुनोगी। तो चलो, तीसरी स्टेज होती है फॉर्मेशन की। और ये सब्सक्रिप्शन, ये भी तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज क्या होती है? चौथी स्टेज क्या होती है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। तो अच्छा, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्संस कॉल्ड शेयर होल्डर। जो पैसा लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। और जो कंपनी का पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल, उसको हम शेयर बोलते हैं। आगे आएंगे शेयर के बारे में, ठीक है। अच्छा, सारे के सारे लोगों के लिए, सारे के सारे लोगों के लिए यहीं बैठ जाइए, इधर इधर। हाँ, सभी लोगों के लिए क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है पार्टिसिपेट करना किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। तो वो लोग क्या करते हैं? शेयर होल्डर इलेक्ट्स डायरेक्टर्स। डायरेक्टर इलेक्ट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलकर क्या कराते हैं? बिजनेस चलाते हैं। डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलकर बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को मिला के क्या बनता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना आप लोगों ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ बनता है। दे इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी। अच्छा, सारे के सारे अफेयर्स जो कंपनी के होते हैं किस एक्ट के अंदर चलते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के चलते हैं। और कंपनी, कंपनी किसे बोलते हैं? कंपनी उसको कंपनी बोलते हैं जो क्या होती है आपकी, या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, या उससे पहले कोई एक्ट हो उसके हिसाब से क्या रजिस्टर्ड हो, उसको बोलते हैं कंपनी। थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ पर। या एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू द। अच्छा, एक पुराने कोई फिरंगी चीफ जस्टिस मार्शल हुए थे। आपका भी अच्छा, COT में पता है क्या ये ट्रेंड भी है कि चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन इनमें से कौन सी है? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है जी। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है? वो जो है ना, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब इसी ने दिया था। क्या है? कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल इनविजिबल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, being mere creation of law. It possesses only those properties which which the charter of its creation confers upon, either expressively or incidental to its very existence. सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी होनी चाहिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसी बिजनेस स्टडीज में है, जैसे फ्यूल की हो गया, टेलर की हो गया, उनका जो अपना है ना हिसाब था, वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एनसीईआरटी के अंदर जो भी ये ऑथर लिखे हुए हैं इनका आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। कंपनी यूजुअली रेज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। और डिवेंचर्स, जिन्हें डेट बोला जाता है। कैपिटल शब्द गलत लगा रहे हैं वैसे, लेकिन आपको मालूम होगा कैपिटल एम्प्लॉयड किसका पार्ट होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एज वेल एज इक्विटी। इक्विटी बोलते हैं किसको? शेयर होल्डर्स को। और डेट किसको बोलते हैं? डिवेंचर्स को बोलते हैं। ठीक है जी। ऊपर जो जस्टिस मार्शल ने बातें बोली थी वही सारी की सारी फीचर्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन बैठे होंगे दिख रहा होगा ना, रिप्रिंट 2025-26, ये है एडिशन नया। और आगे चलें जरा कि कंपनी के फीचर्स, क्या क्या फीचर्स दिखती हैं आपको। नंबर वन क्या बोले यहाँ पर? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि
देखिए यहाँ पर ये रहा बॉडी। इट इज बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो रहा है ये? रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज लॉ। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनके लिए अलग लॉ होता है। बैंकिंग कंपनी, कभी हम बोले ना कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज, बैंकिंग कंपनी यानी फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उनके लिए अलग लॉ होता है। पहली बात है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन बैंकिंग कंपनी और फाइनेंस कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती, उनके लिए अलग कानून होता है। जैसे मैं बताऊं, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं है। इट वॉज रजिस्टर्ड बाय पासिंग, इट वॉज क्रिएटेड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। SBI जो था, SBI क्रिएटेड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। RBI जो था, हालांकि वो तो बैंकर्स का बैंक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे पहले उसको, इट वाज आल्सो पास्ड बाय पास, इट वाज आल्सो क्रिएटेड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जिनको हम क्या करें, बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट, जिनका जन्म होता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके मेंबर और कंपनी क्या दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, तो कंपनी और उसके मेंबर क्या दोनों एक अलग अलग नहीं माने जा सकते हैं। कंपनी और उसके मेंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर और बिजनेस जो दोनों सेपरेट क्या होता है, नहीं होता है। हाँ देखो, एक बात समझना, मैनेजमेंट एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है वो सेपरेट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे क्या है, कंपनी, ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग ही माने जाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एज फार एज थियोरेटिकली मैनेजमेंट या लॉ की लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यहाँ है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से सोल प्रोप्राइटर भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप भी है, और क्या है, कंपनी भी है। कंपनी एक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। मतलब अगर लॉस हो जाए तो शेयर होल्डर की जो प्रॉपर्टी है उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे कंपनी के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, इसका ध्यान रखते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, किसी कंपनी की लायबिलिटी, किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी बिजनेस में कहाँ तक लिमिटेड होती है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर था, 10,000 रुपये देना था। आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं दिया, 1,000 इंटू 2,000 रुपये देना बनता है आपका। अब जब कंपनी वाइंड अप होगी तो आपको जो कंपनी को पैसा चुकाना है, कितना चुकाना है, 2,000 रुपये चुकाना है। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा 10,000 दे दिया था, देन यू आर नॉट हैविंग एनी लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म। तो क्या बोलते हैं इसको, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। परpetual सक्सेशन किसे बोलते हैं, परpetual सक्सेशन बोला जाता है कि अगर कंपनी का एक शेयर होल्डर मर जाए तो उसका सक्सेसर दूसरा शेयर होल्डर बन जाता है, मतलब खत्म नहीं होता है। रक्तासुर का कहानी सुनी होगी आपने, सनातन कथाओं में। एक राक्षस हुआ करता था, क्या होता था, उसको उसको वरदान मिला था कि जब कोई उसे मारेगा तो जितने खून की बूंदें गिरेंगी उतने नए राक्षस खड़े हो जाएंगे। कैसे उसका संहार किया जाए, कैसे मारा जाए, देवता उसकी गर्दन काटते, जितनी बूंदें गिरती उतने राक्षस और खड़े हो जाते थे। तो फिर देवताओं ने प्लानिंग करी, भाई वॉर तो स्ट्रेटेजी से लड़े जाते हैं। बिजनेस स्टडीज में आपको मालूम होगा कि पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बहुत सिमिलर होती है, लेकिन स्ट्रेटेजी करी जाती है काउंटर किसी कॉम्पिटिटर के एक्शन को। स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में यही फर्क है, पॉलिसी काम करने का तरीका, स्ट्रेटेजी भी काम करने का तरीका है। लेकिन पॉलिसी जो होती है वो डेवलप्ड फ्रेम होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। बट स्ट्रेटेजी इज व्हाट, स्ट्रेटेजी चेंजेस एज पर द चेंजेस इन द एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जहाँ कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपको कुछ बदलना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, वो स्ट्रेटेजी बन जाती है, फिर वो पॉलिसी नहीं बनती है। तो देवताओं ने स्ट्रेटेजी लगाई कि क्या किया जाए भाई। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है जी, अ, अब यहाँ पर क्या होते हैं, देवी स्वरूप जो है माता काली वो सीन में आई। तो शिव जी ने कहा कि भाई ठीक है, मैं इसकी मुंडी उड़ाऊंगा। माता ने कहा चिंता ना करो। सारा उन्होंने क्या करा, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले साफ कर दिया। जितना गिरता गया माता उसको करती चली गई। वो भी एक अलग से कहानी है, कभी पढ़ना आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वॉर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, देवताओं के राजा इंद्र बड़े बदमाश बदमाश किस्म के व्यक्ति थे। होता ना राजा राजा बाय हुक बाय क्रुक करके जीतने वाला, ऐसा था। बाकी सारे लोग अपना मतलब रीति, आचरण और एथिक्स सब काम करते थे, इंद्र भाई सब नहीं करते थे। कहता आई वॉन्ट टू बी अ किंग और मुझे उस हिसाब से चलना है। लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। कॉमन सील है, कंपनी साइन कैसे करेगी, उसकी जो स्टैंप होती है वो कॉमन सील होती है। ठीक है, जैसे राजा की राज मुद्रिका हुआ करती थी। ठीक है, राजा रात को निकलता था अपने देश उसको घूमने के लिए और प्रजा को देखने के लिए, अंधेरे में उसके सिपाही पकड़ लेते थे उसको, तब वो दिखाता था, ब्रो आई एम हियर। अंगूठी देखते सब ऐसे हो जाते थे। राज एक ही बनती थी राजा की राज मुद्रिका।
जब राजा का बेटा या बनता था सक्सेसर, उसको अंगूठी पहनाई जाती थी और मुकुट पहनाया जाता था। तो मुकुट लेके तो घूमेगा नहीं तो रात में पकड़ा जाएगा, राजा की अंगूठी। ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी में अंगूठी का बड़ा रोल है, कभी पढ़ना उसको भी। सो कॉमन सील की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ये सब आप पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी फीचर नहीं है। फिर आगे बोला का ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी शेयर नहीं, लेकिन पब्लिक कंपनी की ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। मे सू और बी सू, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो ये मुकदमा कर भी सकते हैं, इसके ऊपर मुकदमा हो भी सकता है। ये सारी की सारी फीचर्स चली गई। जब हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, ये जब हमने ऐसे कुछ पढ़ा था, देयर वाज अ टर्म व्हिच केम इन बिटवीन, पोस्टुलेट्स। क्या होते हैं पोस्टुलेट्स? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस होते हैं, ध्यान रखना जरा। पोस्टुलेट्स जो शब्द है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो होते हैं फॉलो करे जाते हैं जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं उस समय पे। तो आई आस्क दिस क्वेश्चन टू मेनी स्टूडेंट्स इन अ वाइवा। मेरे ख्याल से एक स्कूल का एक बच्चे ने जवाब दिया था, ताकि कोई बता नहीं पाया था। काइंड्स ऑफ कंपनीज जो होती हैं, अब आप देखिए कंपनी अलग अलग तरह से होती हैं। ठीक है। ये बेस्ड ऑन लायबिलिटी। ठीक है। और ये क्या लिखा है? ये कंपनी कैन ईदर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स। पहले लायबिलिटी के हिसाब से कर लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि लायबिलिटी के हिसाब से विच वन ऑफ दिस द काइंड ऑफ कंपनी। लायबिलिटी के हिसाब से क्या, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स लिखा है। अभी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो यही है वो कंपनी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि किस लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, कोई भी मेंबर कंपनी का यानी कि शेयर होल्डर है, उसकी लायबिलिटी कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है? अनपेड अमाउंट ऑन शेयर तक है। आपने पढ़ा था ना, अनपेड, हमने बोला था ना पार्टली पेड अमाउंट ऑन फुल्ली पेड, मतलब पार्ट, हमने कंटीजेंट लायबिलिटी में कैपिटल कमिटमेंट पढ़े थे ना। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। आपने 1,000 शेयर लिए, 8 रुपये, 8,000 आपसे मांग लिया गया, 2,000 रुपये का शेयर आपसे मांगा नहीं गया, कब मांगा जाएगा नहीं पता, तो उसको अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। तो अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स कंटीजेंट लायबिलिटी में कैपिटल कमिटमेंट के अंदर आता था। ये उसी की बात कर रहा है। इन दिस केस लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। 1,000 शेयर्स है, 10 रुपए की वैल्यू है, तो आपकी लायबिलिटी 10,000 रुपए की है। कंपनी को यू आर लायबल टू पे टू कंपनी 10,000। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा 10,000 पे कर दिया, देन यू डोंट हैव एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी। अगर आपने 2 रुपये पर शेयर का नहीं पे कर पाए, तो 1,000 इंटू 2,000 इज योर लायबिलिटी। जितना पेंडिंग अमाउंट है दैट इज योर लायबिलिटी। तो क्या बोलते हैं उसको? इफ द मेंबर हैज पेड फुल अमाउंट ऑन शेयर्स देयर इज नो लायबिलिटी ऑन हिज पार्ट। कोई लायबिलिटी उसके पार्ट पर नहीं होती है। ठीक है। हाउएवर, इफ देयर इज any liability involved, it can be enforced during the existence of the company as well as during the winding up। अगर आपका कोई पैसा किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में मंगवा ले, और नहीं तो क्या वाइंडिंग अप के टाइम पे तो मंगवाना ही पड़ेगा। वाइंडिंग अप के टाइम पे कौन सा वाला पैसा मंगवाया जाता है? रिजर्व कैपिटल मंगवाया जाता है। अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है? ठीक है, मैंने तब भी बताया था आपको कि आपने देखा होगा जब कोई कंपनी प्रमोट करते हैं, कोई वेल नोन लाइक लाइक फिल्म फैटर्निटी के लोग या कोई पॉलिटिशियन वगैरह जब ये करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में चल रही है हमारे देश में, एथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है। ठीक है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग में दो कंपनियां हैं जो कि बहुत बढ़िया कर रही हैं। उनके शेयर की जो वैल्यू थी आज से करीब 3 साल पहले, एक शेयर की वैल्यू 12 या 15 रुपया थी। आज उन कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यू है 2,500 2,800 चली गई है। और उनमें से एक कंपनी जो श्री श्री नितिन गडकरी जी के बेटे की है। हाँ, नितिन गडकरी जी है ना, मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, जो कहते हैं मैं एथेनॉल से दुनिया बदल दूंगा। उनके सुपुत्र की कंपनी है। एक शेयर की कीमत 12 से बढ़कर 21 रुपये हो चुकी है। तो आज के देश में नेता बहुत चालाक हो चुके हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी किस तरह का स्कैम ऐसे नहीं करते कि पकड़े जाएं। इस तरह से चल रहे हैं सारी की सारी चीजें। ठीक है। वो मिला रहे हैं एथेनॉल। एथेनॉल, जो कंपनी एथेनॉल प्रोडक्शन कर रही है वो, उनके शेयर तो चढ़ेंगे फिर आसमान में। ऐसा करके मार्केट क्या बढ़ता है उनका। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? अब मान लो कि सौर्य ने बोला इन लॉज को कि भाई मुझे ना एथेनॉल प्रोडक्शन की कंपनी खोलनी है। इन लॉज कहेंगे ठीक है भाई ले जा, 1,000 2,000 रुपये हमसे ले जा। 1,000 2,000, 1,000 2,000 ढक्कन ना है एथेनॉल का, मैं कहाँ से बना? तो फिर कितना चाहिए तुम्हें? 1,000 2,000 करोड़ की बात कर। तो उन्होंने कहा भैया तो फिर तो नितिन गडकरी की बेटी से शादी करनी थी, हमसे क्यों करी? अब आप सोचो कि अगर शौर्य सिंह के फेवर में
विराट कोहली आ जाए, महेंद्र सिंह धोनी आ जाए, कपिल देव जी आ जाए, ठीक है, और आपका धुरंधर रणवीर सिंह आ जाए, कि फिर बोले कि क्या, हाँ जी, के सिंह की कंपनी को हम प्रमोट करेंगे, हम है खड़े, फिर भी शेयर होल्डर पे कॉन्फिडेंस नहीं जागता। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं कि भाई इस कंपनी में हम अगर कोई फेलियर होता है, 500 करोड़ की मैं बेयर करूंगा लॉस, विराट कोहली कहता है, धोनी कहता है 1000 मैं बेयर करूंगा, धुरंधर कहता है मेरी धुरंधर पार्ट 2 की जितनी कमाई होगी सब इसके नाम चली जाएगी, ऐसा करके बोलते हैं। तो ये कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या कहलाई जाती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कौन नहीं आएगा शौर्य की कंपनी में पैसा लगाने के लिए, आएगा, ठीक है जी। तो क्या होगा, liability of its member is limited to the amount they undertake to contribute in the event of companies being wound up। जब शेयर होल्डर अंडरटेक करते हैं कि भाई ठीक है अगर कंपनी डूबेगी तो 50 रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया मैं दूंगा, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहलाती है। ठीक है जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसे में क्या होता है, जो अब जैसे सहारा इंडिया था, तो जब सहारा इंडिया अपने पीक पे था, तो उस स्टेज पे कौन, अमिताभ बच्चन, अमर सिंह हो गया, प्राइम मिनिस्टर, सब खड़े होते थे, एवरीबडी यूज टू स्टैंड देयर। तो चढ़ते सूरज को तो सलाम ही होता है, ऐसा करके कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर है अनलिमिटेड कंपनीज। मतलब यहाँ क्या है कि लायबिलिटी इट्स मेंबर अनलिमिटेड है, लेकिन फॉर्चुनेटली इस तरह की कंपनी कंपनीज एक्ट में हिंदुस्तान में परमिटेबल नहीं है, हमारे देश में नहीं चलते ऐसे कंपनी। विच टाइप ऑफ कंपनीज आर नॉट परमिसेबल इन इंडिया? कंपनी इज हैविंग अनलिमिटेड कंपनीज जिनकी लायबिलिटी, जिनमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड हो, जैसे पार्टनरशिप में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो फिर तो पार्टनरशिप ही कर लो ना, कंपनी क्यों कर रहे हो आप? तो यहाँ क्या है, then there is no limit of liability of its member, then the company is called unlimited company. When the company's property is not sufficient to pay off debt, private property of its member can be used for the purpose। ठीक है जी, इसे कहते हैं, और ये कंपनियां देश में नहीं चलती हैं। और आगे चलते हैं, नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से कंपनी, दो कंपनियां होती हैं, एक को बोलते हैं पब्लिक कंपनी, एक को कहते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है, और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसे कहते हैं 1% कंपनी, ओपीसी। इसके बारे में मैंने तब भी जब पढ़ाया था शुरू शुरू में बहुत डिटेल में बताया था, अब तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट करेंगे कट में। पब्लिक कंपनी वो जो प्राइवेट नहीं है, लड़का वो जो लड़की नहीं है, आदमी जो औरत नहीं है, बच्चा वो जो बूढ़ा नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंडीशन नंबर 1, शेयर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। एंड लिमिट ऑफ नंबर कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी कर लो आप। 1% कंपनी क्या होता है, अब यहाँ ध्यान रखना, आपको सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। ओपीसी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट। इसके अंदर ओपीसी डिफाइन करी गई है, क्या करी गई है, डिफाइन करी गई है। लेकिन उसकी कंडीशंस किसके अंदर रखी गई हैं, कंडीशन इसके अंदर गई हैं, रूल 3 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डेफिनेशन है कि अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, से ओपीसी बोलेंगे। लेकिन ओपीसी कंपनी के अंदर होता क्या है, वो कहाँ डिफाइन है, रूल 3 कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 के अंदर डिफाइन है। ओनली अ नेचुरल पर्सन और भी इंडियन सिटीजन रेजिडेंट होगा, एनआरआई नहीं होगा, रेजिडेंट होगा, एनआरआई नहीं होगा, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एन एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है, जैसे मुथूट फाइनेंस है, जब पास रखा है सोना तो काहे का रोना, और सोने को, गोल्ड को क्या करता है, मॉर्गेज रख के आपको लोन देता है, मुथूट फाइनेंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं ऐसे को, ठीक है। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इसके नहीं होने चाहिए, और पिछले 3 सालों में उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो देन यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ प्राइवेट कंपनी। ये इसकी कंडीशन है, कंडीशन कहाँ दे रही है, रूल 3 कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 के अंदर दे रखी है। अब शेयर कैपिटल पे कंपनी क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल कहाँ लिखा रहता है शब्द, कहाँ लिखा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होते हैं, मेमोरेंडम की क्लॉजेस होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे होगा, नेम होता है, नेम क्लॉज होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख शेयर, 10 का 1, 10 लाख होगी, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकते आप। तो क्या है देखिए, a company being artificial person cannot generate its own capital, it is necessary to collect it from several person। ये पर्सन को हम शेयर होल्डर बनते हैं, अमाउंट कलेक्टेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता हर सीवी के लिए,
इसीलिए हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर सभी के सभी शेयर होल्डर के पैसे को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। आइए यहाँ देखते हैं कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या हुई, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का कहाँ जन्म होगा, देखो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होगा। तो कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब वो कंपनी के फॉर्मेशन में चल रहे हैं और मेमोरेंडम बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये डिसाइड कर देंगे कि 20,000 करोड़ चाहिए, 50,000 करोड़ या ₹5 चाहिए। यू डिसाइडेड। वो एक बार डिसाइड हो गया, उसके बाद बदलना क्या है, डिफिकल्ट टास्क है, यू आर नॉट सपोज टू चेंज इट फ्रीक्वेंटली। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जरा ऑथराइज कैपिटल को क्या बोला जाता है। अ, ये अमाउंट स्पेसिफाइज है मेमोरेंडम एसोसिएशन में। इसको नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। नॉमिनल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल होती है। ये ध्यान रखेंगे चीज का, ठीक। और द ऑथराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज डिक्रीज एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट। हालांकि इसको करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी प्रोविजन है। अगर आप सारे प्रोविजन कॉम्प्लाई कर लेंगे तो आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाया घटा सकते हैं। इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो आप जनता को ऑफर कर रहे हैं इशू करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग शेयर अलॉटेड टू वेंडर्स एंड सिग्नेचरीज टू कंपनीज मेंबर। होता है ना, डायरेक्टर्स शेयर्स। डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी होता है एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है। डायरेक्टर को सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम होता है ना, जो सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम, उनको क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी शेयर खरीदने पड़ते हैं। अगर आपको अगर आप एक प्रमोटर हो और आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करना है, सिग्नेचरीज बनना है, तो एक सर्टेन नंबर, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख शेयर आपको खरीदने पड़ते हैं। मतलब इनिशियल कैपिटल आप ही को लगानी पड़ती है। सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम कहलाते हैं उनको। तो आप जो पैसा आपने शेयर इशू किया कैश के लिए, जो आपने मशीनरी प्लांट खरीदने के लिए किया, या जो आपने अपना ऑथराइज सिग्नेचरी बनने के लिए खरीदे, वो सब शेयर इशूड कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नहीं ऑफर करे जाते हैं पब्लिक को, उनको क्या कहते हैं हम लोग, अनइशूड कैपिटल कहते हैं। इन्हें हम बाद में इशू करेंगे। आजिम हाशिम प्रेम जी कौन है भाई, बताइए। जलेबियां बनाता है फतेहपुरी में, चांदनी चौक। है ना, जलेबियां। ये रोल 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 स्टॉप, राउंड राउंड राउंड, बचपन में कहानी सुनी होगी, है ना। फतेहपुरी चांदनी चौक में जलेबियां तलता है, पनीर वाली जलेबी, मोटी जलेबियां। कौन है आजिम हाशिम प्रेम जी, बता भाई। विप्रो के, अरे, विप्रो के मालिक। अच्छा, ठीक है, विप्रो के मालिक। विप्रो में 71% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग उन्हीं के पास है। एक टाइम पे आजिम हाशिम प्रेम जी, एक टाइम पे आजिम हाशिम प्रेम जी विप्रो के क्या बन गए थे, मतलब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे, बिल गेट्स को छोड़कर। क्योंकि उनकी मार्केट कैप बढ़ गया था, विप्रो का शेयर भयंकर उछाल मारे। उनकी एक सुपुत्री, उनका एक छोटा सा छोटा सा पोता है, छोटा सा बच्चा। जैसे उसने जन्म लिया, आजिम हाशिम प्रेम जी ने उसको 2% शेयर होल्डिंग दे दी। बच्चा पैदा होते 5,000 करोड़ का मालिक बन गया। सोचो आप, यही होता है, गलत घर में पैदा नहीं होना। लेकिन अब तो हो गए, अब तो हो गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक और किसी ने बात बोला था कि टू बॉर्न एज अ पुअर इज नॉट योर क्राइम, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट टू डाई पुअर इज सर्टेनली योर फॉल्ट। समझ रहे हैं? गरीब पैदा होना ये आपका अपराध नहीं है, लेकिन गरीब मरना सर्टेनली इज योर क्राइम, ये आपका फॉल्ट है। इसका मतलब नहीं चलो भाई बंदूक निकालो, आज लूटने चलते हैं, ऐसा नहीं। बाय फेयर मीन्स यू कैन बी अ रिच पर्सन, यू कैन इजिली रिच। और उस अमीरी का रास्ता हमारे देश में कम से कम पढ़ाई से निकलता है। ये देख लेना आप। बहुत एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे ना कि हम तो स्टार्टअप वाले हैं जी, हम तो इनोवेटर हैं, हम तो एंटरप्रेन्योर है जी, हम तो बैक बेंचर थे, हम ड्रॉप आउट थे। अब आप देख लीजिएगा, ड्रॉप आउट जो होते हैं, वो ड्रॉप आउट में से 0.00001% होते हैं। अगर हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या में, वो ड्रॉप आउट गिनेंगे जो आप, वो ड्रॉप आउट में से कितने सक्सेस मिलेंगे, मैं कह नहीं सकता। आजकल ना फैशन बन गया, आई एम ड्रॉप आउट, आई लेफ्ट दैट, ऐसा करके, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग भी जो था, उसने भी फेसबुक के जो डेवलपमेंट में था, इंडियन बंदे की सारी चीजें चुराई थी। तो ड्रॉप आउट के साथ श्रूड होना भी बहुत जरूरी है भाई। राज कपूर ने एक फिल्म में गाना गाया था, सब कुछ सीखी हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम है अनाड़ी। तीसरी कसम फिल्म का गाना था वो। 10th किताब में, हिंदी की किताब में कहानी थी तीसरी कसम। चलो इधर देखते हैं, इशूड कैपिटल, इज दैट क्लियर। बाद में इशू करेंगे। अब आजिम हाशिम प्रेम जी ने क्या किया, कि 70, अब वो 70% उसकी होल्डिंग में, अगर उसको मार्केट में बेचेगा,
तो फिर से वो बहुत अमीर बन जाएगा। कंपनी क्या करती है, अपना आईपीओ लेके आती है। मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने की ऑथराइजेशन थी, तो 20,000 शेयर इशू करती है। कर लिया। 20,000 पे 10 रुपए का एक शेयर आपका 250 रुपए का हो गया। आपके शेयर की मार्केट वैल्यू फिक्स हो गई। अब आप अपनी होल्डिंग में से 20,000 शेयर और मार्केट में बेचते, तो 20,000 इंटू 10 के हिसाब से थोड़ी मिलेगा, बिकेगा वो। 20,000 इंटू 150 के हिसाब से बिकेगा ना वो, तो पैसा आ गया। ऐसे मार्केट कैप बढ़ती है। तो अब आ रही है सब्सक्राइब कैपिटल। इशू कैपिटल का वो पार्ट जो जनता क्या करती है, पैसा लगाती है आपकी कंपनी में, सब्सक्राइब कहते हैं। और सब्सक्राइब के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या करें, इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। When the shares offered to the public for subscription are subscribed fully or by the public issued capital, and subscribed capital would be the same. आपने 1 लाख शेयर इशू करे, जनता ने 1 लाख पे पैसा लगा दिया, तो क्या कहलाएगा, फुल्ली सब्सक्राइब कहलाएगा। सब्सक्राइब्ड और इशू दोनों सेम होगा। आपने इशू करे 1 लाख शेयर, जनता ने लगाया 90,000 शेयर, क्या कहलाएगा वो, अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। लेकिन क्योंकि 90% इशू हो चुका है, तो आपको कोई परेशानी नहीं, अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं आप। 90% से कम हो जाएगा तो क्या होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होगा और आपको शेयर बंद करने पड़ेंगे, पैसा वापस करना पड़ेगा, इशू सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे के पूरे सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्या लिखा है, देखिए, अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट अल्टीमेटली सब्सक्राइब्ड कैपिटल मे बी इक्वल और लेस देन द इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल से या तो बराबर होगी या कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब ऐसा होगा कभी क्या कि आपने 10,000 शेयर इशू करे, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 50,000 शेयर के लिए, ठीक है। तो क्या 50 के 50,000 शेयर आप अलॉट कर देंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे ना आप, या 40 को रिफंड कर देंगे, 10 को पूरा देंगे। 10 के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते ना। तो कई बार मैं देखता हूँ पेपर में क्वेश्चन के अंदर चेकिंग करते समय कि बच्चे ने क्या करते हैं, 20,000 एप्लीकेशन मिली, 20,000 से अकाउंटिंग चला दिया आगे। अरे भाड़ में गया प्रोराटा, नहीं लिखता हूँ, कुछ नहीं करते ऐसा। अच्छा देखिए, हाँ, in case of number of shares subscribed is less than what is offered, company allows only members to share to subscribe has been received. In case higher than the what is offered, the allotment will be equal to the offer. In other words, over subscription is not reflected in the books. मतलब कुल मिलाकर कुछ भी कर लीजिए, ओवर सब्सक्रिप्शन बुक्स में दिखता ही नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन दो इट इज रिफ्लेक्टेड। 20,000 शेयर इशू करे थे, लेकिन 19,000 ही सब्सक्राइब, तो आपकी बुक्स में 19,000 जाएंगे, 20,000 नहीं जाएंगे। लेकिन 20 इशू करे थे, 25 सब्सक्राइब हो गए, 25 नहीं दिखेंगे, 20 ही दिखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है, भाई आपने क्या कर दिया, आपको आपने 1,000 शेयर इशू करे और एक के 1,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए। 10 रुपए का एक शेयर है, आपने 8 रुपीज तक मंगवा लिया, 2 रुपए भी नहीं मंगवाया, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या, कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी कहलाएगी, 8 रुपए तक, 1,000 इंटू 8, 8,000 इज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप के बाद फिर आप देखते हैं कि पैसा आ गया, तो पेड अप हो जाएगी, नहीं पैसा आया तो क्या होगा, अनपेड कहलाएगा। अनपेड को क्या बोलते हैं हम, कॉल्स एंड अरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू कॉल्ड अप शेयर की 10 रुपए थी, कंपनी कॉल्ड अप ओनली 7 पर शेयर। इन दैट सिनारियो कॉल्ड अप कैपिटल इज 7 पर शेयर। द रिमेनिंग 3 में बी कलेक्टेड फ्रॉम द चिल्ड्रन एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है जी। अब कॉल्ड अप के बाद क्या होता है, पेड अप कैपिटल है। आपने 7 रुपए मंगाया, लोगों ने पूरा साथ दे दिया, तो पेड अप हो गया। लेकिन आपने 7 मंगाया और 1 रुपया नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, अनपेड कॉल्स हो गया। अनपेड कॉल्स को क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ पर, कॉल्स एंड अरियर बोला जाता है। जो कॉल अमाउंट से कम पैसा मिलता है उसे अनपेड बोलते हैं। और ठीक है जी, क्या कहते हैं उसको, अनपेड कॉल, कॉल्स एंड अरियर कहते हैं। पेड अप कैपिटल कैसे निकाली जाती है, कॉल्ड अप माइनस अरियर करी जाती है। और कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोले ना खोले, बैलेंस शीट में कॉल्स एंड एरियर दिखता है। तो कॉल्स एंड एरियर कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, कॉल्स एंड एरियर कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में, कॉल्ड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप, वहां जाके दिखेगा। और अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, जिसे आपने मांगा नहीं, उसे आप कब मांगेंगे, जब हमारा मन होगा तब मांगेंगे। ये कब मांगेंगे, वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगेंगे। वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगेंगे तो क्या बोलते हैं उसे, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, रिजर्व कैपिटल। A part of uncalled capital, it's not being called up during the lifetime of a company, to be called up at the time of winding up of a company, उसे कहते हैं आप कैपिटल रिजर्व, नहीं रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल गेन से बनता है ना, ऐसा करके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रिजर्व कैपिटल आ गया। कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सच अनकॉल्ड कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर क्रेडिटर्स ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तब दिखेगी, और ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। क्या, रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। हाँ, जो रिजर्व कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर आते हैं, वो पूरी उम्र कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी, कंपनी के लिए उनकी लाइबिलिटी बनती है, अनपेड अमाउंट लाइबिलिटी है उनकी, कंटिन्यू लाइबिलिटी बनती है।
कंटीजेंट लायबिलिटी बनती है ना उनकी। कब आएगा पैसा? वो जब मांगेगी कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होगी। क्या कह रही थी वो? कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। से इनको सारे राइट मिलते हैं, डिविडेंड डिविडेंड सब मिलता है, वोटिंग राइट वगैरह सब होता है। स्पेशल मतलब एक स्पेशल एजीएम होती है, स्पेशल जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर ये सब डिसाइड करा जाता है। ये आपने देख लिया। ऑथराइज, इशूड, अनइशूड, सब्साइड कैपिटल, सब्साइड फुली पेड अप, सब्साइड नॉट फुली पेड अप। ठीक है। और इससे पहले कॉल्ड अप था, अनकॉल्ड था, अनकॉल्ड में से कौन सा पार्ट चला गया? रिजर्व कैपिटल चला गया। ये जो फ्लो चार्ट था, जब मैंने शुरू शुरू में बताया था ना आपको, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था। आई विल नॉट डिस्कस दैट फ्लो चार्ट इन डिटेल ना, क्योंकि बहुत कुछ और डिस्कस करना है हम लोगों ने। बैलेंस शीट में अभी अभी नहीं डिस्कस कर रहा, बैलेंस शीट के कंपोनेंट सारे डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स आ गया आपके पास। शेयर्स क्या है? अ यूनिट इनटू विच द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड, उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक? कैन एनीबडी ऑनलाइन ऑफलाइन में शेयर और स्टॉक का डिफरेंस बताएं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कोई? शेयर स्टॉक का डिफरेंस, ये ऑनलाइन का कोई बच्चा? कैन एनीबडी टेल मी? शेयर तो बता दिया, इट ए पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल। और स्टॉक पता है किसे कहते हैं? इफ द कंपनी इज लिस्टेड, तो ट्रेडेबल लॉट, मिनिमम ट्रेडेबल लॉट को क्या बोला जाता है? स्टॉक। स्टॉक मार्केट में एक दो रुपए की मतलब एक शेयर दो शेयर नहीं खरीदे जाते हैं। मिनिमम ट्रेडेबल लॉट होता है, 5 का बंडल, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, ऐसे खरीदे जाते हैं। मतलब जैसे मान लो एसबीआई ने जब अपने शेयर ऑफर करे थे, तो मिनिमम उसने 10 शेयर का ऑफर करा था। पंजाब नेशनल बैंक का मिनिमम शेयर खरीदना 10 शेयर होता था। तो बहुत सारी कंपनी जो मिनिमम 100 शेयर से कम बेचते नहीं हो, तो जो ट्रेडेबल लॉट होता है उसे स्टॉक बोला जाता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट बोला जाता है, शेयर मार्केट नहीं बोला जाता। स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, शेयर एक्सचेंज नहीं बोला जाता। क्योंकि एक एक शेयर तो शेयर होगा, लेकिन जब वो उसे ट्रेड करने की पोजीशन में, वो तभी होगा जब क्या होगा, वो बंच में, लॉट में, ट्रेडेबल लॉट में, तब उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक? क्या होता है स्टॉक और कॉमन स्टॉक का फर्क? एब्सोल्युटली रॉन्ग। कॉमन स्टॉक शेयर को ही कहते हैं। कॉमन मतलब सबका, और स्टॉक इन्वेंट्री को बोला जाता है। ठीक है जी। कॉमन स्टॉक शब्द जो होता है इस तरह के शेयर्स के लिए लगता है। इट इज कॉमन टू एवरीबडी, आज मेरा है कल तुम्हारा है। लेकिन तुम्हारा स्टॉक कल किसी दूसरे का थोड़ी हो जाएगा, वो सेल कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसका। चलो। और ये फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी बनता है, शेयर कहलाता है। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल टुगेदर विद द नंबर ऑफ शेयर इज डिवाइडेड स्टेट्स। कब किससे डिवाइड करे जाते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिवाइड करे जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक बार देखना, कितनी ऑथराइज कैपिटल होगी, कितने शेयर में डिवाइड होगा, ये मेमोरेंडम के अंदर लिखा रहता है। लेकिन टाइप्स ऑफ शेयर्स कहाँ होंगे, वो कहाँ डिसाइड होता है? वो कौन प्रिस्क्राइब करता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब करता है। बहुत ध्यान रखना, थ्योरेटिकल डीप इनटू स्टडी वाला पॉइंट है। ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? मेमोरेंडम। लेकिन शेयर की कैटेगरीज क्या होंगी? प्रेफरेंस शेयर होंगे, इक्विटी शेयर होंगे, ये कहाँ डिसाइड होगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये रूल्स रेगुलेशन कंपनी के चलाने के होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिसाइड होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर के राइट क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट क्या है। ठीक है। इक्विटी शेयर का पैसा कितना मंगाया जाएगा, वो डिसाइड कहाँ होगा? आर्टिकल्स के अंदर होगा डिसाइड। प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। कंपनी सेक्शन 43 ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। ये कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स है? विच कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड। ठीक है। टू बी पेड either as a fixed amount payable on a preference shareholders or an amount calculated by fixed rate to the nominal value of each share before the dividend is paid to the equity shareholder। सबसे पहली बात, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर एंड अबव इक्विटी शेयर होल्डर एज फार एज डिविडेंड फर्स्ट इज कंसर्न। अच्छा, एक और चीज समझिए। अगर जैसे मान लो जाए, ये प्रेफरेंशियल की कैटेगरीज बताएंगे, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। जैसे आपने क्या कर दिया, पहले प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, इंटरेस्ट पहले ही माइनस कर चुके थे। ठीक है जी। फिर बारी आ रही है क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो माइनस कर दिया। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए फोन? क्यों चाहिए भाई? यहाँ देखिए आगे, तो शेयर बिफोर द डिविडेंड। अच्छा, अब एक और चीज समझना कि ये प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी में होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आपने टैक्स पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कर दिया, फिर आपने क्या कर दिया, प्रेफरेंस का डिविडेंड पे कर दिया, फिर आपने इक्विटी का डिविडेंड, फिर भी बच गया पैसा, रेजिडुअल प्रॉफिट। उस रेजिडुअल प्रॉफिट में
पार्टिसिपेट करने का हक सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का है, लेकिन अगर आपके प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनका हक फिर से हो जाएगा। एक बार डिविडेंड लेंगे फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब नहीं। इंडिया में नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर चलते हैं, दो दो बार थोड़ी देंगे हम। दामाद थोड़ी हैं हमारे, बार बार देते जाओ उन्हें। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ पता है, एक बार ये जयपुरिया गया, तो तो सदर जी मिले। जैसे ही जब जाता तो वो शगन का लिफाफा लेके आते हैं। तो ये पता है क्या बोलता है प्रेम से, पता जी ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पापा क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो? फिर पता क्या करता है, लिफाफे में से नोट निकाल के रख लेता है, कहता है लिफाफे में मत दिया करो, वैसे ही दे दिया करो, अब तो पुराना हो गया। गाली नहीं देने का, गाली नहीं देने का। ठीक है, हाँ। इधर चलते हैं। तो वो जो थे, वो मैंने एक रील देखी थी, उसके नाम पे चिपका दी। नॉमिनल वैल्यू, अब पार्टिसिपेटिंग को पता चल गया। ठीक है। एक होते हैं क्या, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो क्या होगा, डिविडेंड मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खत्म। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, एक साल प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे, अगले साल नहीं हुआ तो नहीं देंगे लेकिन कैलकुलेट कर लेंगे, अगले साल नहीं हुआ तो नहीं देंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे, और चौथे साल में अगर प्रॉफिट हो गया तो अगला पिछला सब दे देंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। यहीं से एक टर्म आती है, अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, याद है? अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, चैप्टर 3, बुक 3 का चैप्टर 1। क्या बनता है वो, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड, कंटीजेंट लायबिलिटी में कमिटमेंट शब्द आता है। अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स का ही होता है। कौन से वाली प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाली कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, दैट विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी प्रेफरेंशियल राइट। दो राइट प्रेफरेंशियल होते हैं, एक तो डिविडेंड पहले मिलेगा हमें, और दूसरा क्या होगा, जब कंपनी वाइंड अप होगी सबसे पहले डिवेंचर जाएंगे, डिवेंचर यानी थर्ड पार्टी, दूसरी बारी किसकी आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की आएगी, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा अगर कुछ बचा तो। ऐसा चलती है बात आगे। अच्छा, ऊपर तो अब, ऊपर दो कंडीशन के हिसाब से जैसे दिख रहा है ना यहाँ पर, आ, ध्यान से सुनना जरा। A holder of the preference share may have a right to participate fully or limited extent in surplus of the company specified in the memorandum or articles of association of a company. Preference share can be participating and non-participating as far as surplus dividend is concerned, and they can be cumulative or non-cumulative be as far as what, arrears of fixed cumulative dividend is concerned. तो प्रेफरेंस शेयर की टाइप होती थी, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इक्विटी शेयर पे चले आए। सेक्शन कौन सा लग रहा है ये, 43 लग रहा है। इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, वही लड़का वही है जो लड़की नहीं है, आदमी वही जो औरत नहीं है, बच्चा वही जो बूढ़ा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, शेयर्स which do not enjoy any preferential right payment over dividend and repayment of capital is termed as equity or ordinary shares। ठीक है जी। इन शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है, सब कुछ बंटने के बाद जो बचता है वो दिया जाता है। ठीक है जी। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। तो इसकी दो कैटेगरी बनती है, जरा ध्यान से सुन। इक्विटी कैपिटल में बी विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल राइट्स टू द वोटिंग। अब आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने कल भी बताया था, टाटा ने जब जगुआर और लैंड रोवर की डील क्रैक करी थी ना, जो इक्विटी शेयर इशू करे थे, वो क्या थे, डिफरेंशियल राइट्स टू वोट के साथ थे। एक क्लियर राइट है भी, वोटिंग राइट मिलेगा तो, ये डिफरेंशियल राइट मतलब यू में डिफर, मतलब कंपनी में गिव यू अ वोटिंग राइट और मे नॉट गिव यू वोटिंग राइट, ऐसा करके होता है। तो इफ वी डोंट वांट टू डाइल्यूट इक्विटी, तो ऐसे वाले शेयर इशू करे जाते हैं। तो टाटा को पैसे की जरूरत थी, इसने ये वाले शेयर इशू करे, लोगों ने भर भर के खरीदे, और जगुआर और लैंड रोवर की डील क्रैक कर ली। ठीक है। टाटा मोटर का भाग्य बदल गया उस डील से, देखा ना आप लोगों ने टाटा की गाड़ियां कितनी पॉपुलर हो गई। आप देखिए, सफारी भी उसी मॉडल पे चलती है, हैरियर भी उसी मॉडल की बना रखी है, जैसे डिस्कवर या की गाड़ियां थी, नहीं? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। तो अब जरा यहाँ देखिए, ट्रू फॉल्स है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या नहीं है या नहीं है तो ट्रू हो गया। ये आते नहीं है वैसे। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर लायबल टू एक्ट, लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, फॉल्स नहीं होते। एवरी मेंबर ऑफ कंपनी एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, फॉल्स है, नहीं होता। कंपनी शेयर आर जनरली ट्रांसफरेबल, ट्रू है, ठीक होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, बोलिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कैसे, कैसे नॉमिनल कैसे हुआ, प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, रियल तो हुआ नहीं, पर्सनली तो होता है।
भाई शेयर पे पैसा कौन लगाएगा? ये इंडिविजुअल लगाएंगे, फर्म लगाएगी, कंपनी लगाएगी। पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, इज अ पर्सनल अकाउंट, ट्रू है ये। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी अ शेयर होल्डर, बिल्कुल ठीक है। पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड द कॉल्ड अप कैपिटल, नहीं, फॉल्स है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं। कैपिटल रिजर्व, नहीं, ये ठीक है, ट्रू है, दिस इज ट्रू। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है, लेकिन रिजर्व कैपिटल नहीं बनाया जाता। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स मैक्सिमम रेट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 10%, नहीं, फॉल्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो कुछ भी हो सकता है। जोमेटो का शेयर देखिए, 400%, 200%, हाँ। अरे 10 रुपए का शेयर का 400% कितना हुआ? फिर 50 के उसने 150, 265 में लेके गया था वो। कुछ भी हो सकता है। द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली वन द वाइंडिंग ऑफ कॉल्ड, क्या कहता है, रिजर्व कैपिटल, क्या है ये? ट्रू है। ऐसा करके चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। आइए इश्यू ऑफ शेयर्स पे चलते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था क्या? सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। ये कब है? ये जब आप बोलते हैं, जब क्या ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस है, ये वाली बात कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट भी आता है, राइट्स इशू भी आता है, आते हैं ना। और ये आईपीओ भी आता है। बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा क्या? फाइनेंशियल मार्केट्स, किसको याद है? बोलो तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, है ना, एनसीईआरटी में छपी नहीं होती। पुरानी वाली बुक में थी, नई वाली में जब कोरोना के बाद सिलेबस आया था तो हटा दिया था उसको। प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो पहले इशू प्रोस्पेक्टस होता है पब्लिक को, फिर आगे क्या करते हैं, फिर एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं। वो एप्लीकेशन कैसे मिलेंगे आपको? चेक की फॉर्म में मिलेंगे, ड्राफ्ट की फॉर्म में मिलेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर की फॉर्म में मिलेंगे। अरे उठ ले प्राणी पापी, 4 बोतलें रखिए, पकड़ ले एक बोतल कोई भी। ठेका चलने के लिए तो फड़फड़ाते हो तुम, पानी पीने के लिए तुम रो रहे हो। एप्लीकेशन पैसा मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का पैसा कहाँ पड़ा रहेगा? काले कौवे के पास, एस्क्रो अकाउंट के पास। एस्क्रो अकाउंट मतलब कौवा नहीं होता। एस्क्रो अकाउंट इज यूज फॉर मल्टीपल वे। ठीक है, ट्रेड डील में भी करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पैसा, एप्लीकेशन का पैसा एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है। फिर और आगे चलते हैं जरा। जब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, अब आप सुना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपको मिल जाता है, कब मिल जाता है वो? विद इन 20 डेज, 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, लेकिन अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए? विद इन 130 डेज ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आने वाले 10 दिन में आप सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी पेनलाइज। स्विच ऑफ करो और यहाँ रख दो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है फिर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए क्या बताया था मैंने आपको? लिस्टिंग होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। आपको कहा था ना मैंने, एप्लीकेशन मिलती है, एस पर अकाउंट में चला जाता है। फिर आप क्या करते हैं? लिस्टिंग करते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग आपको स्टॉक एक्सचेंज ने बोला फाइन यू आर लिस्टेड, मोहर पे फर्ट लगता है। उसके बाद क्या होता है, चल के क्या होता है उसके बाद? अलॉटमेंट आप करते हैं। तो ध्यान रखना कि पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है। और जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तभी तो शेयर एप्लीकेशन क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होती है। तो शेयर एप्लीकेशन इज व्हाट? अ टेम्पररी लायबिलिटी। और शेयर एप्लीकेशन देख, एक बात समझना, बात ध्यान से। बैलेंस शीट में कौन से आइटम जाते हैं? क्या जाता है बैलेंस शीट में? या तो पर्सनल या रियल जाएंगे। अब शेयर एप्लीकेशन रियल तो है नहीं, इट इज पर्सनल। और ये अकाउंट खुलता है फिर बंद भी हो जाता है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, फिर बाद में उसे डेबिट कर देते हैं। तो क्या होता है? लेटर, अगर आपने सारे के सारे शेयर दे दी तो बिल्कुल ठीक है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट टू दोज whom shares have been allotted. लेटर ऑफ regret to those whom no allotment has been made. When the allotment is made, it results in a valid contract between the company and the applicants. और applicants क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर प्रीमियम के बारे में कुछ ना बोला जाए तो वो अलॉटमेंट स्टेज तक लगता है, और अलॉटमेंट के बाद उसे वापस करना पड़ता है। इसीलिए एप्लीकेशन स्टेज पर अगर आपको पैसा सारा का सारा मिल जाए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो नॉर्मल मानते हैं। उसके बियॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। कॉल्स इन एडवांस कब होती है? व्हेन द मनी कम्स टू यू बियॉन्ड फर्स्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक तो पैसा आपका क्या है? नॉर्मल है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया यहाँ पर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बोल रहा है? द मिनिमम अमाउंट दैट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन रिलेटिंग टू द प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और परचेज विच हैज टू बी मेट होली और पार्टली फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ इशू। इन शेयर के इशू से जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। दूसरा, preliminary expenses payable by the company and any commission payable in connection with the issue of shares।
प्रीमियम पे करना आपने क्या करना है, अगर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करने होते हैं कंपनी के जन्म से पहले के खर्चे, रिपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर द अबाउट टू पर्पस, इन पर्पस के लिए कंपनी ने पैसा बोरो कर लिया, बोला शेयर इशू बाद में होते होंगे, अभी तो खुद ही लगा लेते हैं उस पैसे को वापस करने के लिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे के बिजनेस के खर्चों को निपटाने के लिए, सेल परचेज, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वर्कर की सैलरी, ये सब। और कोई भी एक्सपेंडिचर जो जरूरी हो यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। ध्यान रखना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी डिस्क्लोज। अच्छा, अब ये 90% की बात कहाँ करी गई है? सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में 6.3.8.1, 6.3.8.2 के अंदर मेंशन करी गई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो न्यू सब्सक्रिप्शन की बात बनेगी, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है? इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड कंपनी शैल फोर्थविथ रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव। और अगर वो डिले क्या 8 दिन के बियॉन्ड चला जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हुआ तो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में सेबी ने बोला है। किस एक्ट, किस गाइडलाइन? डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000 के हिसाब से बोला है, ये वाला पार्ट। शेयर ऑफ कंपनी पार पे इशू होते हैं, प्रीमियम पे इशू होते हैं, डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। डिस्काउंट में कब कब इशू होंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो जो पहली वैल्यू दिखते हैं ना उसे फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। नॉमिनल वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? विदाउट प्रीमियम या विदाउट विदाउट प्रीमियम होती है। ठीक है। फेस वैल्यू से ज्यादा का वैल्यू क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम को क्या शब्द यूज करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। अब चाहे शेयर पार पे इशू हो चाहे प्रीमियम पे इशू हो, ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी किस वैल्यू पे दिखाई जाएगी? नॉमिनल वैल्यू पे दिखाई जाएगी। हमने बताया था ना डिबेंचर में भी, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर में भी नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू करते थे इसको। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये मैंने डिस्कस करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इसकी बात ध्यान रखना है आपको। अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स में बता के दी गई है। ठीक। ये कस्टमरी टू आस्क सम अमाउंट, देखो यहाँ ध्यान से सुनना। इट इज customary to ask for some amount called allotment money from the allottees, the share allotted to them as soon as allotment is made. अप्लाई कर दिया, देखो एप्लीकेशन मिल गया, एप्लीकेशन के बाद फिर क्या करते हैं? आप शेयर अलॉट करते हैं, अलॉट करते हैं तो उनसे पैसा मांगते हैं। वैसे कंपनीज एक्ट में क्या होता है? आप एक साथ भी पैसा मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गाइडलाइंस है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय द एप्लीकेंट्स, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हैज टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, होता है ना। जब तक आप अलॉटमेंट नहीं करेंगे तब तक आप शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एस्क्रो अकाउंट के द्वार नहीं खुलेंगे आपके लिए, पैसा आपके रीच से बाहर ही रहेगा। ठीक है जी। तो अच्छा, द मनी रिसीव्ड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन शुड बी फुली रिटर्न विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। आज की डेट में क्या होता है? ऑनलाइन पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाता है। इन केस लेसर नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड देन दोज अप्लाइड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उसके पैसे को हम कहाँ तक यूज करेंगे? अलॉटमेंट तक यूज करेंगे। कहाँ तक यूज करेंगे? अलॉटमेंट तक यूज करेंगे। उसके बियॉन्ड आपको वापस करना है। उसके बियॉन्ड अगर आपने वापस नहीं किया तो क्या होगा? आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना पड़ेगा, जो 12% होता है टेबल एफ के हिसाब से। और अरियर अगर होगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट कितना होगा? 10% के हिसाब से। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा वाइवा में बच्चों से, व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव्ड बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंसिंग एक्टिविटी कब होगी? जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर होगी। अदरवाइज इंटरेस्ट रिसीव क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। और इंटरेस्ट पेड क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग भी होती है बैंक के लिए। फाइनेंसिंग कब होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर। कॉल्स एंड अरियर क्या? शेयर कैपिटल का पार्ट। शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? इक्विटी का पार्ट। इक्विटी क्या होती है? फाइनेंसिंग। ऐसा। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ द टू स्टेप टू क्लोज द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विच इज ओनली अ टेम्पररी अकाउंट फॉर द शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस। और आगे चलते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर लमसम में पैसा मंगवा रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ पैसा मंगा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अलॉटमेंट शब्द यूज नहीं करेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही रहेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है। इसीलिए आपने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट शब्द देखा होगा, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट शब्द देखा होगा, ऐसे चलता है। और आगे चलते हैं। समटाइम्स कंबाइन एंट्री फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट करी जाती है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है? आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखना पड़ता है, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंटर रिलेटेड है। अगर अलॉटमेंट नहीं होगा तो एप्लीकेशन की कोई सेंस नहीं है। और अगर एप्लीकेशन नहीं है तो अलॉट ही नहीं कर सकते आप। दे आर इंसेपरेबल पार्ट। ठीक है। आपने एंट्री देख ली है ना?
बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ऐसे करते थे। वो लमसम वाले केस करे थे शुरू शुरू में हम लोगों ने। काउंटिंग ट्रीटमेंट में नहीं जा रहा, अभी मैं थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ये रहा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। इसके बारे में मैं सबसे लास्ट में डिस्कशन करूंगा। ये एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स के अंदर की इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ASBA की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। क्या लिखा है इसने? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इसका मैं रीजन बताऊंगा, लेकिन लास्ट में कंक्लूड करते समय बताएंगे, अभी नहीं। अब यहाँ कॉल की बारी आ गई है, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट जाता है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे चलता चला जाता है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को यहाँ पर? टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कॉल्स ऑन शेयर्स। Suppose the amount of any call should not exceed 25% of the face value of shares। 100 रुपए का शेयर है, तो 100 रुपए का 25 रुपए तक आप मंगा सकते हैं कॉल में, 25 के ऊपर नहीं मंगा सकते हैं। लेकिन हमने देखा ना, हमने तो क्या मार्केट में चाहिए इस प्रोविजन की। आपने देखा होगा, हमने बोला एप्लीकेशन पे 2 रुपए मिला, अलॉटमेंट पे 7 रुपीज मंगवा लिए। नहीं कर सकते ऐसा, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए कर दिया, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और दो कॉल के बीच में कितना महीने का टाइम होना चाहिए? कितना महीने का टाइम होना चाहिए बताइए? एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम होना चाहिए। एक कॉल जो है अमाउंट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? कितना डिफरेंस होना चाहिए एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में? हाँ जी, 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर सेकंड थर्ड कॉल के साथ आप फर्स्ट कॉल से सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल शब्द लगाते हैं आप, ठीक है। इक्विटी के साथ इक्विटी शब्द लगाते हैं, प्रेफरेंस के साथ प्रेफरेंस शब्द लगाते हैं। मैंने आपको इक्विटी शेयर लिखने की आदत डलवाई है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कभी इक्विटी प्रेफरेंस आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इक्विटी को इक्विटी लिखिए, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस लेके चलिए, ठीक है। ये आपके बोल रहा है कि शेयर इशू करते समय नीचे चीजों का ध्यान रखना है। एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू होनी चाहिए। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? 100 रुपए के शेयर पे 5 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट जो है वो किसके हिसाब से बनाई जाती है? प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। व्हेन देयर इज नो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो क्या होता है? टेबल ए विल अप्लाई। टेबल ए नहीं है वैसे, वो टेबल एफ है, पर तुम देख लेना इसको। टेबल ए पहले वो करता था, करेक्शन नहीं करेगी। पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट बी elapsed बिटवीन द टू कॉल, वो बात करता है। और एक अमाउंट ऑफ कॉल 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए शेयर होल्डर को पैसे देने के लिए। आपने अलॉटमेंट के लिए बोल दिया, जैसे मान लो आपने 1 अगस्त को बोला अलॉट कर रहे हैं शेयर, तो 14 अगस्त तक का टाइम देना है, आपने 14 डेज का टाइम देना है। एंड कॉल मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स। जैसे मान लो आपने पहले 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे, अब आप 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। 10,000 पे आपने एप्लीकेशन 2 3 2 3 वाला चलाया, तो बाकी पे भी 2 3 2 3 चलाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि बाकी के लिए एप्लीकेशन एक, अलॉटमेंट 2 और फर्स्ट कॉल 5 और बाकी बैलेंस, ऐसा नहीं करेंगे आप। जो आप पैटर्न पहले फॉलो कर रहे हो, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। हाँ जी। तो अभी देख लेते हैं ना, रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ, देखो। अब आप यहाँ देखिएगा, क्या था हमारा ये टेबल ए, कंपनीज एक्ट, कहाँ दिख रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। आओ देखते हैं टेबल ए क्या कहता है। ये देख लेते हैं क्या है। क्या लिखा, पढ़ो जरा। टेबल ए इज यूज कंपनीज इन कॉर्पोरेट बिफोर 2009, से पहले करी जाती, अब नहीं करी जाती। बता दिया ना आपको, टेबल एफ इस्तेमाल करना है। हाँ, तो आपके पास राइट होता है ना क्वेश्चन चैलेंज करने का। क्वेश्चन चैलेंज करने का राइट होता है आपके पास, ठीक है जी। यू कैन ऑलवेज चैलेंज द क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1985 का एक्ट है, उसके अंदर होती थी टेबल, वो भी यूके के अंदर दिखेगा आपको, ये यहाँ नहीं है, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको। टेबल एफ का इस्तेमाल करके, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आगे ठीक हो जाएगा ये। इलस्ट्रेशन को नहीं लेके चल रहे हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मैं करूंगा अलग से, अभी नहीं करेंगे इसको। ये भी हटता है, ये भी हटता है। नहीं, ये नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ आ जाता है कॉल्स एंड रिगर्स, ठीक है। ये रहा। अगर आपने पैसा मंगवाया और जनता ने नहीं दिया, तो क्या कहलाएगा? अनपेड कॉल्स।
और अनपेड कॉल्स जो होती है वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई जाती है। और कहाँ दिखाया जाता है? ना ना ना, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर दिखाया जाएगा एडेड डिडक्शन। कहाँ दिखाएंगे? सब्सक्राइब के अंदर एडेड डिडक्शन दिखाना है। क्योंकि सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप भी होता है। एक्चुअली होना तो चाहिए सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर दिखना चाहिए ना। तो आप सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर दिखना है इसे एज ए डिडक्शन। ठीक है जी, वो ध्यान रखना है इसको। और कंपनी चाहे कॉस्ट एरियर अकाउंट बनाए चाहे ना बनाए, आपको कॉस्ट एरियर बैलेंस शीट में दिखाना है। होता है ना, विद कॉस्ट एरियर विदाउट कॉस्ट एरियर। क्या भाई? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी empower a director to charge interest stipulated on cause and arrear. If the article is silent, तो क्या फॉलो करी जाएगी? टेबल एफ फॉलो करी जाएगी। और टेबल एफ क्या बोलती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी डिसाइड करती है कि 8% कॉस्ट एंड एरियर देना, तो कंपनी गलत है या सही है? इफ अ कंपनी डिसाइड्स कि इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एंड एरियर 8% होना चाहिए, तो कंपनी गलत है या सही है? सही है। लेकिन अगर कंपनी साइलेंट है तो मैक्सिमम 10% तक ले सकते हैं, मैक्सिमम 10% तक दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो। और फिर वैसे इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ करी गई हैं। हालांकि क्वेश्चन इंटरेस्ट का कोई बताया नहीं गया यहाँ पर, तो हम नहीं करेंगे उसको। इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रियाँ नहीं है आपके क्वेश्चन में। कॉल्स एंड एरर की एंट्री तो है। अब कॉल्स इन एडवांस जो आता है, ये क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति ड्यू होने से पहले आपको पैसा दे दे तो उसे कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। और अगर कॉल्स इन एडवांस के बारे में कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, नहीं मेंशन हो, तो क्या देंगे? 12% से ज्यादा का मैक्सिमम इंटरेस्ट देते हैं, उससे ज्यादा का इंटरेस्ट उनको नहीं देते हैं। हाँ ना, एनीथिंग क्रूशियल यू वांट टू डिस्कस विद अस, यू कैन गो फर्दर। और टेबल एफ के अंदर लिखा है ये, ठीक है। और कहाँ दिखाया जाएगा कॉल्स इन एडवांस, बताइए? करंट लायबिलिटी के अंदर कहाँ दिखाया जाता है? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है। चलो ये पोर्शन खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा, क्या दिखा? करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है ये। और किसके अंदर दिखाया जाता है? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करते। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। ये हमारा प्रोराटा से रिलेटेड आता है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। जब कंपनी ने 1,000 शेयर मंगाया और एप्लीकेशन 5,000 की मिल गई, तो क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसा करते समय एनसीईआरटी के हिसाब से तीन चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। 10,000 ने एप्लीकेशन इशू कर दी, 50,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो पहले 10,000 को तो पूरा दे दीजिए, बाकी 40 को लेटर ऑफ रिग्रेट देके बाय बाय कर दीजिए। पहला ऑप्शन ये। ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हैं? ऐसे हैंडल करते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। 50,000 को 10,000 यानी 5 पर 1 शेयर देंगे, 5:1 के रेशियो चला गया, क्या बोलते हैं उसे? प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक। तीसरा क्या कर सकते हैं आप? उन दोनों ऑल्टरनेटिव का टोटल, कि कुछ को क्या दे दें, पूरे दे दें, और कुछ को प्रोराटा दे दें, बाकी को रिजेक्ट कर दें। ऐसा कर सकते हैं। तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ठीक है जी। और ये सारे ऑल्टरनेटिव बताते हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हो गया, सेकंड ऑल्टरनेटिव हो गया, थर्ड ऑल्टरनेटिव आपको बता के दिखा रखा है, ठीक है। प्रोराटा के क्वेश्चन का जन्म ओवर सब्सक्रिप्शन से होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा अलॉटमेंट होता नहीं है, ठीक है जी। सेकंड ऑल्टरनेटिव, थर्ड ऑल्टरनेटिव, ये बोल रहे हैं आपके पास, और ऐसा कुछ नहीं है। और आगे चलते हैं एनसीईआरटी में। पहला एग्जाम तुम्हारा 17 को है ना, या 14 को? 14 को एंटरप्रेन्योरशिप है किसी का है तुम्हारा। 17 को कब है तुम्हारा एग्जाम? 18 को। अंडर सब्सक्रिप्शन की तो कहानी अलग है। 90% होना चाहिए। बाकी की अकाउंटिंग किससे चलती है? जैसे मान लो 20,000 शेयर आपने क्या करा था, ऑफर करा था, एप्लीकेशन गॉट 19 की, तो आपकी एंट्री किससे चलेंगी? 19,000 से चलेंगी। 1,000 का कुछ नहीं करना, मिला ही नहीं पैसा तो क्या करूंगा? अकाउंटिंग में एग्जिस्ट नहीं करता वो, ठीक है। अब शेयर प्रीमियम पे इशू करना है, तो क्या होता है? अगर शेयर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा, क्या लिखा है? एन अमाउंट मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, उसे प्रीमियम कहते हैं। और प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रीमियम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 1,000%, 2,000% भी हो सकता है प्रीमियम। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट, ठीक है जी। अगर कुछ ना बोला जाए, प्रीमियम कौन से स्टेज पे किया जाएगा? टेक्निकली विल बी कॉल्ड एट एनी स्टेज ऑफ इशू। हाउएवर प्रीमियम जनरली कॉल्ड एट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो ठीक है। प्रीमियम इज जनरली कॉल्ड, प्रीमियम कैन बी कॉल्ड अप एट एनी स्टेज, बट मोर इंपॉर्टेंटली इसे कहाँ कॉल किया जाना चाहिए अगर कुछ ना बोला तो? अलॉटमेंट स्टेज में, क्योंकि अलॉटमेंट में ही आपका और शेयर होल्डर के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है, एप्लीकेंट्स के बीच में।
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर इससे क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। देखें, अब हमने एक लाइन तुम्हें बताई थी ना कि जनरली एट अलॉटमेंट, ठीक है, समटाइम्स एट एप्लीकेशन एंड रेयरली एट कॉल स्टेज, रेयरली एट कॉल स्टेज। ये सेंटेंस मैंने तब भी यूज किया था आप लोगों के साथ। जनरली एट अलॉटमेंट, समटाइम्स एट एप्लीकेशन, रेयरली एट कॉल। लेकिन आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे हर स्टेज वाले, हमने कर रखे हैं। क्वेश्चन बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है ये। क्या कहता है कि प्रीमियम को कैसे रिजर्व सरप्लस के अंदर दिखता है, प्रीमियम को कहाँ यूज कर सकते हैं आप, फुल्ली पेड बोनस शेयर में। तुमने वाइवा में क्वेश्चन पूछा कि भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज क्या, वो बोले बोनस शेयर। बोनस शेयर थोड़ी फुल्ली पेड, फुल्ली पेड मतलब उनसे पैसा नहीं मंगवाना। पार्टली पेड का मतलब क्या है, 8 मंगवा लिए 2 नहीं मंगवाया, फुल्ली पेड बोनस शेयर होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, शेयर डिबेंचर में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, याद है लॉस इन इश्यूड डिबेंचर, डिस्काउंट इन इश्यूड डिबेंचर, उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज होता है। परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, बाई बैक जब शेयर करते हैं तब आप प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हम थोड़ा आगे भी डिस्कशन करेंगे। अभी प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखा रहा है जो कि हम बाद में करेंगे, उसका डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर। शेयर इशूड डिस्काउंट जो होता है, यहाँ देख लीजिए, ये क्या कहते हैं, इवन शेयर्स आर ऑफर्ड लेस देन द नॉमिनल फेस वैल्यू, उसे कहते हैं डिस्काउंट। शेयर इशूड डिस्काउंट कंपनीज एक्ट में अलाउड ही नहीं है, पहले हुआ करता था, अब अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट अ कंडीशन व्हेन शेयर्स इशूड एट स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी के रूप में जब आप शेयर इशू करेंगे प्रोमोटर को, अंडरराइटर को या अपने एम्प्लॉयज को, तब हम इशू कर सकते हैं फेस वैल्यू पर डिस्काउंट, अदरवाइज नहीं। हाँ, ईएसओपी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में आप क्या कर सकते हैं, शेयर को फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू से कम पे आप इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ लिखा है क्या, एज अ जनरल रूल कंपनी कैन नॉट ऑर्डिनरी इशू शेयर एट डिस्काउंट, इट कैन डू सो इन द केसेस। ठीक है, हाँ ये आप कर सकते हैं क्या, कि अगर आपने फोरफिट कर दिया तो रीइशू करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पे ऑफर कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है, अमाउंट इक्विवेलेंट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, ये है। इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन, क्या आपको अच्छे से मालूम है, ये आप बिजनेस खरीदने के लिए यूज करते हैं या क्या करते हैं, एसेट्स खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम आगे, अभी तो नहीं चल रहे हैं। लास्ट में एक पोर्शन और आ रहा है, मैं इसका डिस्कशन कर लूँ आपके साथ अभी। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं बताइए मुझे जल्दी से, कौन होते हैं ओनर्स। नॉमिनल शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, अरे कौन सा सी वाला पार्ट, ये रहा, द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। नहीं, रुक जा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी इज ऑथराइज टू, ये नहीं है, 3 है। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एंड कितना होता है, टेबल इसके हिसाब से क्या है, कौन बोला रे, 10%। ठीक है, मनी रिसीव्ड ऑन मनी मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर, ठीक है, इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज। अच्छा अब ये बताइए, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर, ठीक है, बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप, किस अकाउंट में, इसमें क्रेडिट, हाँ क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जाती है। आप एंट्री याद कर लेना, ठीक है। शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, बताइए, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फेलियर टू अटेंड मीटिंग, फेलियर टू रिपे लोन, ये वाला। द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू forfeited शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस ऑफ शेयर forfeited अकाउंट shown in the balance sheet under the which item, है जी, बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture अकाउंट, शेयर कैपिटल में आता है। लेकिन प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल forfeited शेयर्स में जो प्रॉफिट होगा ना, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कहते हैं ना, शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व, वो था। लेकिन ये बैलेंस इन शेयर forfeiture, जो शेयर आपने रीइश्यू नहीं करे उनका पैसा शेयर कैपिटल में होता है ना, तो शेयर नॉट फुली पेड में एज एन एडिशन किया जाता है। और जो शेयर इशू हो गए उन पे जो प्रॉफिट होगा उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब बारी आती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर, टॉप नॉच कंपनीज को बोलते हैं कि हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, आप हमारे शेयर को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो इसे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ कंपनीज सेक्शन 42 लगता है, इस पर रिलेटेड है। अब एक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आप अपने एम्प्लॉयज को आप अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को सब्सक्राइब करते हैं लोअर देन द मार्केट वैल्यू और द फेयर वैल्यू और द फ्यूचर डेट, उसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोला जाता है। ये एक ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके एम्प्लॉयज के लिए, उन्होंने कोई पर्टिकुलर ईयर की सर्विस पूरी कर ली हो कोई एक, तो तब आप इसको ऑफर करते हैं। अरे अरे क्या, इसे ये स्वेट इक्विटी की कैटेगरी है। स्वेट इक्विटी इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, ठीक है। तो अ कंपनी इशूइंग ऑप्शन हैज टू फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन, ये शेयर क्या होने चाहिए, एक ही क्लास के होने चाहिए, ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए,
रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज करेगा नंबर क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, कंसिडरेशन क्या होगा, क्लास कौन सी क्लास होगी, डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर होंगे, एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय होंगे, कौन एलिजिबल है, सब बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। और वो जो शेयर आप इनको ऑफर कर रहे हो वो 1 साल पुराने होने चाहिए, मतलब उनका आईपीओ 1 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। एंड दीज शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द सेबी की गाइडलाइंस। ईएसओपी, ईएसओपी की आपको क्या ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, और ये वाली कंडीशन सेक्शन 42 सेक्शन का भी ध्यान। ईएसओपी पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, वो आपके सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। इनका तो सिर्फ एक बार सिर्फ नाम ध्यान रखना है इनको। ग्रांट, ईएसओपी कब ग्रांट किया गया, ईएसओपी द डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एंटरप्राइज एंड इट्स एम्प्लॉइज, उसको ग्रांट बोलते हैं। वेस्टिंग, वेस्टिंग, वेस्ट का मतलब वो बनियान नहीं होती है, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस टू गिव राइट टू एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी, इसको वेस्टिंग बोलते हैं। क्या आना बताइए, वेस्टिंग डेट कौन सी डेट होती है, द डेट ऑन विच एम्प्लॉय बिकम्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई। हमने बोला कि 15 अगस्त तक जो जो आदमी 15 साल की सर्विस पूरी कर लेगा वो वेस्टिंग डेट कहते हैं, मतलब एक एलिजिबिलिटी की कंडीशन फिक्स करते हैं आप। वेस्टिंग पीरियड होता है द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट एंड द डेट ऑन विच स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आर टू बी सेटिस्फाइड। एक्सरसाइज मींस अप्लाइंग बाय द एम्प्लॉय टू द शेयर इशू अगेंस्ट ईएसओपी। एक्सरसाइज पीरियड वो पीरियड होता है जो आप एम्प्लॉय को बोलते हैं भाई इतने दिनों के अंदर अंदर तो अप्लाई कर सकता है अगर तो एलिजिबल है तो। एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस जो आप क्या करते हैं उसे ऑफर करते हैं। एंड वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होती है, मार्केट प्राइस और शेयर की मार्केट प्राइस। देखो क्या डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड इशू प्राइस। मार्केट में प्राइस 200 रुपये चल रहा है, आप इशू कर रहे हो 100 रुपीज में, डिफरेंस कितने का हो गया, 100 रुपये का। उसी के बराबर की वैल्यू का आपको क्या बनाना पड़ता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट अकाउंट जो कैसे बनता है, मार्केट प्राइस 500 रुपये शेयर की, आप कितने का ऑफर कर रहे हो, 300 रुपये में, तो कितने का लॉस झेल रहे हो, 200 रुपये का। उस 200 रुपये के लॉस के बराबर आपको क्या बनाना पड़ता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो रिजर्व सरप्लस का पार्ट बनता है। ये ईएसओपी से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। फोरफिचर ऑफ शेयर्स के बारे में तो बाद में देखेंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट और देख लेते हैं, उसकी कुछ कंडीशन है जिन्हें हम और देख लेंगे, फिर जाके हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा होगा। इसमें से बहुत सारी कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देखिए ये वाला सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, issue fully paid a bonus share, writing of preliminary expense, writing of expense, commission paid, discount allowed on issue of securities and debentures, providing premium payable on redemption of redeemable preference shares or any debentures, purchase of own shares, buyback। बायबैक का प्रोविजन इसके अंदर है, लेकिन इस पे एक्ट कौन सा अप्लाई करता है, सेक्शन 68। सेक्शन 52 के अंदर मेंशन है कि बायबैक भी आप कर सकते हैं, लेकिन बायबैक के टर्म्स एंड कंडीशन किससे डिसाइड होंगी, सेक्शन 68 से डिसाइड होंगी। फिर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, 53 सेक्शन बोलता है। फिर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ठीक है, वो स्वेट इक्विटी में होगा, ठीक। शेयर कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट ऑन मार्केट वैल्यू, वो ईएसओपी में होगा, अभी बोले थे, उसको ब्रीफ कर दिया है। फोरफिटेड शेयर कैन बी रीइशूड एट ए डिस्काउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फोरफिचर अकाउंट, ये भी हो गया। शेयर कैन बी इशूड एट अ मार्केट वैल्यू, अभी हमने बोल दिया, रिपीट हो गया। मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू, और आपका एक कॉल का अमाउंट जो होना चाहिए, क्या सेबी प्रेस्क्राइब दैट एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%, मिनिमम 5%, लेकिन 25% से कम नहीं होनी चाहिए, सेबी की गाइडलाइंस कहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग शेयर, शुड नॉट, एक एक कॉल का अमाउंट 25% से क्या ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 1 महीने का इंटरवल होना चाहिए। कॉल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से बनाई जानी चाहिए, और टेबल एफ कहती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि भाई दो कॉल के बीच में 1 महीने का टाइम है, 25% होना चाहिए, 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, और यूनिफॉर्म बेसिस पे की जानी चाहिए। प्रोसीजर के हिसाब से आप इक्विटी और प्रेफरेंस शब्द यूज करेंगे अगर आप इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को इशू करते हैं। सेक्शन 39(1) कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करता है, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कौन प्रेस्क्राइब करता है, सेबी प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है जी। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन है, प्राइस एनी, ये हम बात कर चुके हैं, प्राइस एनी प्रॉपर्टी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिपेमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, या ऊपर में से किसी भी पर्पज के लिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होना चाहिए, और वहां पता सेबी का डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट, एनसीईआरटी की सारी चीजों को कंपाइल कर रखा है पेज नंबर असाइनमेंट नंबर 3 के अंदर, जो पढ़ाया था ना डिटेल में, वही सब है, इसी को पढ़ के जाए एग्जाम से पहले। अच्छा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी नहीं होती तो आपको क्या करना है, सारा पैसा वापस करना पड़ता है। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना होना, मतलब इशू कैंसिल होने के 8 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं किया, तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सेक्शन 73(2) बोलता है। अच्छा, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस के 120 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाए तो प्रोस्पेक्टस ड्यू के 130 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, आपको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर अंदर पैसा देना पड़ेगा वापस। अब आ गया एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, मैंने कहा था ना डिस्कस करेंगे इसका। अब जरा सुनिए, मान लिया जाए आपकी कंपनी अपना आईपीओ लेना चाहती है, और आप अपने आईपीओ को लाना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। मतलब आप सबको नहीं ऑफर करेंगे, आप सेलेक्टेड हाई नॉच फाइनेंशियल वर्दी कंपनी को ऑफर करते हैं। तो आपने एलआईसी को कांटेक्ट करा कि सुनो भाई हम अपना आईपीओ ला रहे हैं, तुम कितना खरीदोगे? तो आईपीओ कहता है कि भाई 25% मैं खरीद लूंगा। या चलो छोड़ो आईपीओ, ठीक है, मान लो कि राकेश झुंझुनवाला के जो बेटे हैं उन्होंने कह दिया कि भाई मैं 15% खरीद लूंगा। तो हमने कहा तुम्हारा आईपीओ कब आएगा, बंद करके वहीं रख दो। हमने कहा तुम्हारा आईपीओ कब आएगा भाई? इसने कहा अभी तो आएगा मार्च के महीने में। तो मैंने, क्योंकि मुझे उस कंपनी के शेयर खरीदने, तो मैंने क्या किया, अपने बैंक को बोला कि भाई मेरा जितना भी पैसा बैंक में है, मान लो मैंने 150 करोड़ के खरीदने हैं, तो मैंने कहा 150 रुपए के करोड़ को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो तुम, ब्लॉक कर दो, कि मेरे तो बिजनेस चलता है ना। कभी 100 करोड़ का चेक, कभी 200 करोड़ का चेक है। हमने कहा हमारे अकाउंट से 150 करोड़ तो मिनिमम रहने ही रहना है, इसे निकालना मत। आइए देखते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड राइट्स इशू। अब जरा समझ लें कि इनिशियल पब्लिक ऑफर तो मालूम है, राइट्स इशू क्या होता है। जैसे मान लो एक कंपनी के 50,000 शेयर्स थे, 25,000 उसने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं पुराने आईपीओ में, 25,000 के नए निकालना चाहता है। तो वो क्या बोलता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलता है सुनो भाई हम आईपीओ निकालने वाले हैं, आपको लेने हैं शेयर। तो ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इट इज नोन एज राइट्स इशू। पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को चांस देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें नीचे इशू कर लो, तब हम पब्लिक के पास जाते हैं, राइट्स इशू कहते हैं। राइट्स इशू के लिए एक शब्द और यूज करते हैं, उसका नाम होता है, उसका नाम होता है उसका नाम होता है प्री एम्प्टिव, प्री एम्प्टिव राइट ऑफ शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आप क्या करते हैं, प्री एम्प्टिव, PREPEMPTIV, प्री एम्प्टिव राइट्स, इसे बोलते हैं राइट्स इशू। तो या तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि ASBA कहाँ चलता है, तो आपको पता है कहाँ चलता है, या तो आईपीओ में चलता है, राइट्स इशू में चलता है, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। और एप्लीकेशन मनी कैसे पे करी जा सकती है, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट टू बैंक अकाउंट या ऑनलाइन सप्लाई, या फिर एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अकाउंट के थ्रू भी किया जा सकता है। अब होता क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सेबी ने एक प्रोसेस डेवलप करी है। मैंने मान ले एक बड़ा शेयर मार्केट का बुली बंदा है, उसने बोला कि हाँ तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीदूंगा, वादा मेरा वादा, पक्का वादा जी। खरीदने की बारी आई, कहता भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अब क्या करें बोलो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सेबी की गाइडलाइंस है, और मैंने बोला इन्वेस्ट शेयर मार्केट को रेगुलेट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा करना है तो ASBA करके थ्रू आप पैसा निकाल लीजिए। अब क्या होगा, वो ASBA के थ्रू क्या करता है, अपने बैंक को बोल देता है कि भाई मेरे अकाउंट में 150 रुपये फ्रीज कर देना, जब शेयर इशू हो तभी करना, अदरवाइज कहीं मेरा चेक बाउंस हो जाए। इससे क्या होगा, सामने वाली कंपनी को श्योरिटी मिल जाएगी ना, जब मैं मार्केट में इशू लेके आऊंगा तो मेरा खरीदेगा खरीदेगा, वरना तो निकल लिया अपने रास्ते। तो ये क्या होता है, अंडर दिस मेथड applicants authorizes the bank to block the bank account for the application money for subscribing the issue. The bank debit the application account with the application money only if he or she allotted securities, share or debenture for the amount payable allotted securities. इनके सिक्योरिटीज अगर नहीं होती अलॉट तो क्या करते हैं, उस अकाउंट को अनब्लॉक कर देता है। जैसे escrow में पैसा ब्लॉक रहता है ना, अब अगर आपका इशू आपके नाम पे आ गया, पैसा खुल जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, कंपनी के escrow में चला जाएगा। और अगर नहीं खुला तो पैसा देखो, मान लो आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसका एक नॉर्थ की साइड दरवाजा खुलता है, एक साउथ की साइड दरवाजा खुलता है, इस तरह से समझ लीजिए ASBA को। जो साउथ की तरफ दरवाजा खुल रहा है वो कंपनी की तरफ खुल रहा है, जो नॉर्थ की तरफ चल रहा है वो हमारी तरफ खुल रहा है। हम यहाँ खड़े, हम नॉर्थ में खड़े, कंपनी साउथ में। अगर मुझे शेयर अलॉट हो गए तो दरवाजा किस तरफ खुलेगा, कंपनी की तरफ, साउथ की तरफ खुल जाएगा। ठीक है जी, शेयर अलॉट नहीं हुआ तो दरवाजा किसकी तरफ खुलेगा, मेरी तरफ, मेरा था मुझे ही वापस मिल जाएगा, तब वो ब्लॉक नहीं रहेगा। ठीक है, ब्लॉक कब तक रहेगा, जब तक इशू सक्सेसफुली क्लोज नहीं हो जाता। The amount payable on allotted securities. In case securities are not paid, bank remove the block. Under ABSA application, application amount payable on securities applied is blocked by the bank. It makes a lien. Lien का मतलब होता है restriction on amount payable as an application money security supplied. After the company has allotted security, bank debits the application bank account and amount payable to allotted securities and remove the lien on the balance amount. जैसे मान लो आपने बोला कि भाई 100 करोड़ रुपए मेरा ब्लॉक कर देना ASBA के अंदर, लेकिन आपको शेयर और डिबेंचर अलॉट हुए 50 करोड़ के, तो 50 करोड़ का दरवाजा किसकी तरफ खुलेगा, कंपनी की तरफ।
बचा 50 करोड़ का दरवाजा किसकी तरफ खुलेगा? मेरी तरफ। तो क्या हो जाएगा? पैसा रिलीज हो गया। आपने 100 करोड़ को ब्लॉक करवाया था, लियन ब्लॉक करवाया था उसको। इसे कहते हैं ASBA। ये कंडीशन NCERT के अंदर है। थ्योरी तो नहीं आती, लेकिन इस पर MCQ क्वेश्चन बन जाएगा। यू कैन हैंडल इजीली। ठीक है। अच्छा, अब और देखिए जरा थोड़ा सा आगे। तो मैंने मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन आपके साथ अभी डिस्कस किया। कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, या फिर बाकी का पोर्शन मैं देखता हूँ अभी यहाँ कुछ और दिखता है मुझे तो। और एक और चीज है कि मैं नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन करूंगा आपके साथ, वो हम करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे किसका, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना कल जब आते हैं मेरे पास, अगली क्लास में जब आते हैं, तो ये बेसिक एंट्री है एप्लीकेशन लॉट में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की पढ़ के आए हैं। मैं सीधा नॉर्मल तरीके से फोर्फिचर का रीइशू कराऊंगा, और फिर प्रोराटा का रीइशू कराऊंगा, और फिर क्या कराऊंगा, बैलेंस शीट और कंसिडरेशन अदर देन क्या है, चैप्टर खत्म। पहले बैलेंस शीट करा दें, तो फिर ऐसा करेंगे ना, पहले फोर्फिचर रीइशू करते हैं, उसके साथ साथ बैलेंस शीट करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट बिना फोर्फिचर के कोई फायदा नहीं है। पहले फोर्फिचर आना जरूरी है ना। फोर्फिचर आएगा, और फोर्फिचर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा वो भी। सर एक क्वेश्चन मैंने जो आपको पहले एग्जाम में दिए थे, जिसमें जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने। इनफैक्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ दिखेंगे आप। मैं इन क्वेश्चंस को मैं अल टेक दीज क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, ये वाले, ये देखो, ये क्वेश्चन, ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस है, ये वाले क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चंस है, और ये एक और भी तो क्वेश्चन था, पता नहीं, ये पुरानी वाली है शायद, एक नई भी बना के दी थी मैंने, उसमें दिखेगा आपको। और चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो अभी इसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। 2 तारीख हो चुकी है। ऑलमोस्ट 22 दिन बाद आप अपना अकाउंटेंसी का एग्जाम लिख रहे होंगे। हाँ, थर्ड हो गई आज, 3 तारीख, हाँ 3 तारीख है आज। 21 दिन भी नहीं रह गया, 3 हफ्ता भी नहीं रह गया, है ना। फेयरवेल वगैरह निबट गया सभी का? ये बचा है किसी का? बचा, फेयरवेल हो गया? कब है? शाबाश। हमारा तो होता ही नहीं है। और मुझे बच्चों ने बोला था कि कुछ परेशानियां उनको आती हैं, कि ओसन एरियर का अमाउंट निकालना, रीइशू का अमाउंट निकालना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। उन लोगों को ये भी परेशानी होती है कि अगर हमने 5,000 शेयर इशू करे, 5,000 शेयर फोरफिट करे, उनमें से 2,000 शेयर इशू करे, तो कैपिटल रिजर्व में कैसे जाएगा? इतना आसान कैलकुलेशन है। ठीक है। की बार मैं रटने वाले तरीके सिखाऊंगा आपको, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लॉजिक सिखा के थक गया पूरे साल। अब मैं रटने वाले तरीके सिखाऊंगा। चलो भाई रट लो, और क्या बोल सकते हैं, है ना। ऐसे करो ना, ऐसे। हाँ, चल। ठीक है जी। सो एनीवे, इसको आज यहीं खत्म करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन इज ओवर नाउ। आगे प्रैक्टिकल में मिलेंगे।